हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता होगा एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, तो आपके मन में होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट करें। तो हम आपके लिए लेके आए हैं सोशल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में रिपीटेटिव आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। एनलिस्ट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट मीन्स आपके जो प्रोफेशन आप कर रहे हो वो आप कंप्लीट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप एक फार्मासिस्ट क्वालिफाइड हो जाओगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाओगे, तो उसका रोल क्या होता है ये पूछा गया है। तो फार्मासिस्ट क्या करता है? इन जनरल डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन, उसको हमें पेशेंट को काउंसल करते हैं कि कैसे क्या लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होगा, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, यही सब तो होता है रोल। तो वही पूछा गया है। अब आपको पूरे मार्क्स मिल सके कि आंसर राइटिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप फार्मासिस्ट का पहला उसको डेफिनेशन लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फार्मासिस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? अ हेल्थ प्रोफेशनल हु हैज़ स्पेशल ट्रेनिंग इन प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग मीन्स गिविंग आउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? डॉक्टर जो पेपर पे लिख के देता है उसे हम मेडिकल मतलब टर्म में कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन। उसका भी एक फॉर्मेट होता है कि जिस पे पेशेंट का नाम होता है, डेट होता है, सेक्स, फिर उसके बाद एज, फिर आपका टैबलेट, सिरप, जो भी चीज़ें वो मेंशन करेंगे वो एक फॉर्मेट के उसको कहेंगे हम प्रिस्क्रिप्शन। तो मतलब कि कोई एक व्यक्ति जिसे स्पेशलिस्ट ट्रेन किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए, वो क्या होगा? फार्मासिस्ट होगा। तो हम रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ इज प्राइमरी because they sell crucial life-saving drugs to ease suffering. To ease suffering, crucial drug दवाएं महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए मतलब फार्मासिस्ट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ये हो गया। दे आर द ब्रिज बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट बिकॉज दे एक्सप्लेन ड्रग रेजिमेन। अब ये क्या है? डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि ईच एंड एवरी पेशेंट को वो एक्सप्लेन करें कि क्या अवॉइड करना है, कि किस मेडिसिन के साथ क्या नहीं लेना है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, या फिर कैसे वो चीज़ें खानी है, आफ्टर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट क्या कितने टाइम लेना है, ये सारी चीज़ें कौन एक्सप्लेन करेगा? फार्मासिस्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो वही है ये पॉइंट कि ये क्या करते हैं? दे आर द ब्रिज बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट। फिर क्या है थर्ड? दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर। अब इस पॉइंट को कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप देखते हो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हो, आमतौर पर यही प्रचलन है हमारे यहाँ। तो हम कुछ भी हो गया हम मेडिकल पे जाते हैं कि हमें ये हो रहा है, इसकी दवा दे दो। तो पॉपुलेशन बेस्ड केयर हुआ। आपको हर जगह पे डॉक्टर की क्लिनिक भी नहीं दिखती है, बट आपको हर चौराहे पे एक मेडिकल स्टोर ज़रूर दिखेगा। तो ये पॉइंट उससे जस्टिफाई हो रहा है। फार्मासिस्ट अंडरस्टैंड कस्टमर, पेशेंट एस्पिरेंट्स एंड नीड्स, हेल्प टू चूज देयर ब्रांड्स अकॉर्डिंग देयर कन्वीनियंस। अब ये पॉइंट का मतलब जैसे कि आप पेशेंट को देख के इतना तो समझ में आता है कि हाँ वो क्या उसकी साइकोलॉजी है, वो क्या बोलना चाह रहा है। कभी कभी होता है, आप देखते होंगे कि हम पेशेंट डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर से पेशेंट लेके आता है प्रिस्क्रिप्शन, ब्रांडेड मेडिसिन मेंशन है या कुछ मेंशन है, तो उसके पास पैसे वगैरह अगर कम पड़ गए तो उसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो जेनरिक से। तो मतलब आप पेशेंट के एक्सपीरियंस को समझो कि आप उसको काउंसिल करो कि हाँ ये सेम दवा है, आपके अमाउंट में ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये पॉइंट हो गया। दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग पॉलिसी कंप्राइजिंग ऑफ ड्रग रेगुलेशन। ड्रग रेजिमेन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि ड्रग रेजिमेन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अ ट्रीटमेंट प्लान दैट स्पेसिफाइज द डोजेस, शेड्यूल एंड द ड्यूरेशन ऑफ ड्रग। मीन्स कब लेना है, कितने टाइम तक लेना है। लाइक आपको पता होगा एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन का डोज जो एक कहते हैं ना कि डोजेस कितने टाइम तक कंप्लीट करते हैं, उसका शेड्यूल कितना होता है, ड्यूरेशन 5 डेज, 3 डेज, 10 डेज। तो वो सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको एक वर्ड दिया गया है ड्रग रेजिमेन। नेक्स्ट देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमडीजी और एसडीजी में नोट लिखने को आएगा या फिर डिफरेंस बताइए, ये भी आ सकता है। तो नोट आप लिखोगे, डिफरेंस में आप टेबल में सामने सामने लिख दोगे, वो डिफरेंस में भी कंपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है? एमडीजी। ये कब आया था? 2000 में आया था। कब कंप्लीट हुआ? 2015 में। इसमें कितने गोल्स लाए गए? 8 गोल्स लाए गए। किस किस चीज़ों के लिए? भुखमरी, वुमेन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट, और फिर अपनी सारी चीज़ें कि सबको एक समान सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। तो वो पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा 4-5 लाइन एमडीजी के बारे में लिखेंगे, वो देख लेते हैं। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर द सेट ऑफ 8 डेवलपमेंट goals with measurable targets and deadlines to improve the lives of the world poorest people.
अब वो 8 क्या थे गोल्स? टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, शिक्षा के लिए फर्स्ट पॉइंट था। फिर क्या था? टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, मैंने अभी बताया, वुमेन एम्पावरमेंट। फिर क्या था? टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, टू रेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी भुखमरी को हटाया जाए। टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मीन्स कि आप मातृ के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। फिर टू कॉम्बैट HIV एड्स एंड अदर डिजीजेस। फिर टू इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। 8th गोल था टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मीन्स सारे देश एक साथ मतलब एक दूसरे को हेल्प करके डेवलपमेंट की ओर बढ़ें या ग्रोथ करें। फिर नेक्स्ट है SDG। SDG में भी सेम हम फॉर्मेट करेंगे कि पहले SDG के बारे में 4-5 स्लाइड आप मतलब एक्सप्लेन करोगे, देन उसके 17 गोल्स क्या क्या थे वो मेंशन करोगे 1 लाइन्स में, फिर ये आपका नोट कंप्लीट हो जाएगा। SDG क्या था? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नोन एज द ग्लोबल गोल्स वेयर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2015। जब MDG कंप्लीट हुआ उसके बाद SDG आया। फिर ये कब तक कंप्लीट किया जाएगा? 2030 तक। इसमें भी सेम थोड़े बहुत पॉइंट्स बढ़ाए गए, 17 गोल्स डिसाइड किए गए जो हमें कंप्लीट करना है 2030 तक। तो देख लेंगे गोल्स क्या क्या थे। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, मीन्स एक कहता है ना कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सबको इक्वल मिले, ये चीज़ों का ध्यान दिया गया। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ऐसे करके आप 17 पॉइंट्स मेंशन करोगे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इंपॉर्टेंट कि डिस्क्राइब फैमिली प्लानिंग। डिस्क्राइब फैमिली प्लानिंग, राइट फैमिली प्लानिंग मेथड। इसमें आप फर्स्ट लिखोगे कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, फिर उसके मेथड्स के बारे में आप बताओगे। फर्स्ट है द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कपल्स टू एंटिसिपेट अटेन देयर डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द स्पेसिंग टाइमिंग ऑफ देयर बर्थ। मीन्स कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में कितना गैप हो, कितना टाइम हो, कितना टाइम गैप होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना ही क्या होता है? फैमिली प्लानिंग होता है। और ये क्यों किया जाता है? मतलब कि मदर के हेल्थ को देखते हुए भी ये सारी चीज़ों को किया जाता है। ऑब्जेक्टिव जैसे कि उद्देश्य, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, हम इससे क्या कर सकते हैं? अनवांटेड बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, टू रेगुलेट इंटरवल्स बिटवीन चाइल्ड, मीन्स कि हम स्पेसिंग प्रॉपर कर सकते हैं। टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर इन रिलेशन टू द पेरेंट्स एज, पेरेंट्स की एज को देखते हुए भी सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, एक तरीके से देखा जाए तो मीन्स आपको प्रॉपर तरीके से एक बेबी को क्योर करना है, उसके एजुकेशन पे काम करना है, तो वो सारी चीज़ें एक प्लानिंग के थ्रू होती है, इसलिए फैमिली प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग का मेथड पूछा है, तो हम पहले कॉन्ट्रासेप्टिव का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके मेथड्स एनलिस्ट कर देंगे, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं करना है। कॉन्ट्रासेप्शन इज डिफाइंड एज इंटेंशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेप्शन, मीन्स इंटेंशनली गर्भ को रोका जाए, इसे हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। फिर उसके मेथड कौन से हैं? नेचुरल, बायोलॉजिकल, केमिकल। नेचुरल में क्या है? एब्स्टिनेंस मीन्स परहेज, अपने पार्टनर से गैप या स्पेस रखना। फिर सेकंड बायोलॉजिकल मेथड, कैलेंडर, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। बेसल बॉडी टेम्परेचर लाइक कि वुमेन्स को पीरियड्स के टाइम पे ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे एक बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। फिर केमिकल मेथड्स हैं, डिफरेंट केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि स्पर्मिसाइड उसमें मिला होता है, मीन्स वो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये हो गया केमिकल मेथड। अब हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस एक तरीके से कि क्यों ये की जाए, उसके उद्देश्य। तो फर्स्ट, एम्पावर वुमेन, वुमेन्स के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इंक्रीज एजुकेशन, इम्प्रूव इन्फेंट हेल्थ, बेबी कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर अनअवेलेबल है या चीज़ों की कमी की वजह से बेबी का या फिर मतलब मदर का डेथ हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। डिक्रीज HIV एड्स, सेव द एनवायरनमेंट, सपोर्ट पार्टनरशिप्स एंड हंगर एंड पॉवर्टी, ये हो गया इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे डेमोग्राफी साइकिल। व्हाट इज डेमोग्राफी साइकिल? एक्सप्लेन इन डिटेल्स। डेमोग्राफी क्या है? मतलब जनसांख्यिकी चक्र। हम
लोगों को काउंट करके एक चक मतलब कि उसको किन किन स्टेजों में डिवाइड किया गया, ये क्या होता है डेमोग्राफी साइकिल। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेमोग्राफी साइकिल और पॉपुलेशन साइकिल रेफर्स टू evolution over time the population profile of country region other defined geographical area means कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में डिफरेंट रीजन्स की वजह से जब जनगणना में चेंजेस आते हैं या फिर वहाँ के लोगों में पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, उसे क्या कहते हैं डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, अब ये कहाँ से आ रहा है, हम लोगों को घर घर में काउंट करने जाते हैं, उसे सेंसस कहते हैं, जनगणना जो गवर्नमेंट करवाती है। वाइटल रजिस्ट्रेशन के मदद से भी हमें वो काउंट्स मिलते हैं, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं हम, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें बनती हैं, उससे भी वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। सैम्पल सर्वे, जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ सर्वे होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लोग जनगणना के लिए आते हैं, तो इन सब से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर द डेमोग्राफिक साइकिल फॉलोड थ्रू द वर्ल्ड, द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल अंडरगो वेरिएशन। ये कितने स्टेजेस में डिवाइड किया गया, 5 स्टेजेस में। ये 5 स्टेजेस हैं, मैं आगे ब्रीफ दूंगी 5 स्टेजेस का। फर्स्ट ये इमेज में, फर्स्ट अर्ली एक्सपैंडिंग, लेट एक्सपैंडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग, हाई स्टेशनरी, ये आपके 5 स्टेजेस हैं, जो कि फर्स्ट सेकेंड स्टेजेस में भी बोल सकते हो आप उनको। तो वो स्टेजेस हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ हाई बर्थ रेट, मीन्स इसमें क्या है, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। अगर दोनों चीज़ें हाई है तो पॉपुलेशन क्या होगा, सेम रहेगा। अगर एक बर्थ हो रहा है, एक डेथ हो रही है, तो पॉपुलेशन सेम रहेगा, रिमेन्स स्टेशनरी स्टेज, जैसे मैंने बताया। सेकेंड स्टेज अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, इट बिगिंस विद द डिक्लाइनिंग ऑफ डेथ रेट कम हो रही है, birth rate still remains high as result huge increase of population, birth rate high है, BR तो क्या होगा, population increase होगी। फिर थर्ड स्टेज क्या है, death rate declines further and birth rate now begins to fall as the birth rate still exceeds BR मैंने मेंशन किया है, means birth rate और ये death rate। There is an increase of population. The fall in BR results mostly from access to contraceptives, women empowerment. India appears to be this stage. Death rate तो decline होती है, but slowly contraceptive methods के थ्रू या फिर population को control करने के लिए जब birth rate control की जाती है, वो कौन सा stage होता है, late expanding stage। फोर्थ स्टेज क्या होता है, this stage is characterized with low birth rate, BR भी लो है और डेथ रेट भी लो है, तो इसे हम न्यूट्रल वो भी कह सकते हैं, न्यूट्रल स्टेज भी कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी। फिर क्या है, फिफ्थ स्टेज डिक्लाइनिंग स्टेज, बर्थ रेट इज नाउ लोअर देन डेथ रेट, हेंस द पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन, मतलब बर्थ रेट जो है वो लो हो जाती है कंपेयर टू डेथ रेट, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगता है। ये अपने 5 स्टेज थे डेमोग्राफिक साइकिल के, इतना आप लिख दोगे डेमोग्राफिक साइकिल का डेफिनेशन, 5 स्टेज 2-4 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ऑन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा होगा, मैं पहले इन जनरल बता दे रही हूँ हिंदी में। मैक्रो मीन्स लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो मीन्स स्मॉलर क्वांटिटी। जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं। जो हमें स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स, वाइटामिन्स। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, मैक्रो और माइक्रो में क्या है, मीन्स मैक्रो किसे कहते हैं, माइक्रो किसे कहते हैं, देन हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स वी नीड इन लार्जर क्वांटिटीज लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। फिर माइक्रो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द मोस्टली vitamins and minerals and are equally important but consumed in very small amount। मैंने अभी आपको बताया ये small amount needed होता है हमारी बॉडी को। 7 मेजर क्लासेस ऑफ मतलब न्यूट्रिएंट्स के जो 7 मेजर क्लासेस है वो देख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स।
अब आप इतना मेंशन कर दोगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा 2-2 लाइन इन सारी चीज़ों में एक्सप्लेन करना है कि लाइक कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, ये सारी चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आपको मेंशन किया मैंने, कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। C6H12O6 पढ़ा होगा आपका, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किससे मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में डायरेक्ट तो नहीं जा रहा, एब्जॉर्प्शन होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स में, जब मॉलिक्यूल्स टूटते हैं ग्लूकोज में, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही यहाँ पे लिखा गया है। द अमाउंट ऑफ कैलोरीज एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स, मीन्स कार्बोहाइड्रेट किस पे डिपेंड करता है? वेरिएबल होता है, एज पे, सेक्स पे, बॉडी वेट पे, इन सारी चीज़ों पे। फिर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग। लाइक इसका सोर्स क्या है? मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, नट्स, बीन्स एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स मीन्स मसूर की दाल, आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। आपने ये बायोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो प्रोटीन आपकी किस में हेल्प कर रहे हैं? ग्रोथ में, रिपेयर में, हीलिंग में। आप देखते हो वुंड वगैरह हो जाता है तो प्रोटीन, या फिर कहीं पे कुछ वुंड ज़्यादा हो गए, या आप कभी ऑपरेशन वगैरह के लिए जाते हो तो हीलिंग के लिए प्रोटीन ज़्यादा रिक्वायर होता है। फिर फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड कंटेन फैट सॉल्युबल वाइटामिन। फैट से भी हमें एनर्जी मिल रहा है। और फैट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो आप वाइटामिन्स पढ़ोगे उसमें A, D, E के वाइटामिन्स होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, तो उसके लिए भी फैट जो है इंपॉर्टेंट है। दे इंसुलेट द बॉडी अगेंस्ट एसेंशियल फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसिस फैट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। फैट किससे ले सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। वाइटामिन्स हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलते हैं, हमारे बॉडी में नहीं होते हैं। Vitamins are organic substance that maintain the normal structure and function of cells. किसके लिए essential है? Cells के लिए essential है। Since they cannot be synthesized by the human body, they should be added in the human diet from external sources. Vitamins कौन से होते हैं? 2 types होते हैं, water soluble, fat soluble। अभी मैंने बताया fat soluble कौन से होते हैं, A, D, E, K। बाकी सारे वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स अंडरगो रैपिड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। मिनरल्स, मैंने बताया मिनरल्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ये भी 2 डिवाइडेड होते हैं, 2 पार्ट में, मेजर मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स क्या होते हैं? जो लार्जर, थोड़ा सा इससे ट्रेस मिनरल से ज़्यादा चाहिए होता है अपने बॉडी को। तो मेजर मिनरल्स क्या होते हैं? रिक्वायर्ड इन ग्रेटर अमाउंट देन 100 mg पर डे। 100 mg से ज़्यादा जो चाहिए वो मेजर मिनरल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो मिनरल्स। जैसे हमने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, यहाँ पे मैक्रो माइक्रो मिनरल्स पढ़ेंगे। ट्रेस मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द डाइट अमाउंट लेसर देन 100 mg पर डे। 100 mg से कम में जो चाहिए वो ट्रेस मिनरल्स हो गए, लाइक माइक्रो मिनरल्स। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे मिनरल्स में आती हैं। फिर हम देखेंगे फाइबर्स में। अब फाइबर्स क्यों ज़रूरी है? फाइबर्स हमारे इंटेस्टाइनल के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। जिससे हम फीकस प्रोड्यूस करते हैं तो फाइबर के हेल्प से ही होता है वो। तो फाइबर्स हेल्प्स इन द कीपिंग बाउल्स वर्किंग रेगुलरली एंड द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्दी। किसके लिए ज़रूरी है? लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ज़रूरी है। फिर किस में प्रेजेंट होता है? सेरल्स में, रॉ वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं फाइबर्स अपने। इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन डाइट। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है फाइबर्स? तो मतलब थोड़ा सा आपको लगता होगा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके इम्पॉर्टेंस पे भी पूछ सकते हैं कि हाँ फाइबर क्यों इम्पॉर्टेंट है, नोट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इट हेल्प्स इन इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? ये आपका एक मसल वेवी लाइक कॉन्ट्रैक्शन जब होता है उसमें, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। द वेट एंड साइज ऑफ स्टूल इंक्रीजेस ऑफन बिकॉज ऑफ डाइटरी फाइबर। हाई फाइबर फूड ऑल्सो रिड्यूस ब्लड प्रेशर, इन्फ्लामेशन। और क्या? इन डायबिटिक पेशेंट सॉल्युबल फाइबर स्लोज द एब्सॉर्प्शन ऑफ शुगर दैट इम्प्रूविंग ब्लड शुगर लेवल। मीन्स डायबिटिक पेशेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों?
क्योंकि ये क्या करता है, स्लो करता है शुगर के एब्जॉर्प्शन को। वाटर फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी मास। आपको पता है जलीय जीवन हम सुनते आ रहे हैं, तो ये बहुत मेजर कंपोनेंट है बॉडी के लिए। अ ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव ओनली अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। डेफिशिएंसी ऑफ एनी अदर न्यूट्रिएंट्स डज नॉट शो सच प्रोफाउंड इफेक्ट। अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी इतना इफेक्ट नहीं दिखाती जितना वाटर मतलब जल की कमी से इंसान पे दिखता है। लैक ऑफ वाटर इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, माल फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड ऑल्सो रिजल्ट इन फेलियर ऑफ किडनी। मतलब पानी की कमी से क्या क्या हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, माल फंक्शन ऑफ हार्ट, और क्या होता है, फेलियर ऑफ किडनीज, किडनी भी फेल हो सकती है। तो इसके साथ हम 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सोशल फार्मेसी के डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।